नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूटर में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एस ब्लॉक के जो तत्व, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या है, और इसके बारे में पूरी आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन है, क्या आया, कहाँ से आया है, इसके गुण क्या क्या है, इसका उपयोग क्या क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, और वो भी सिर्फ एस ब्लॉक के तत्व के बारे में। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, और इधर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारा जो आधुनिक रासायनिक पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं वो ऐसा ही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन का स्थान आता है, जो कि अभी भी आवर्तसानी जब आपको पढ़ाए थे, मैं पिछले भी क्लास ले चुका हूँ कि इस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो उसमें आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जो स्थान है अभी भी अनिर्मित है, तो इसमें हाइड्रोजन को कंबाइन नहीं किया जाता, जिसमें आपको वर्ग एक, ये वाला हमारा वर्ग है, तो वर्ग एक और वर्ग दो के तत्वों के बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, वर्ग एक के जो तत्व है ये वाले, इसको हम लोग बोलते हैं क्षार धातु, क्षार धातु। ठीक है, यानी कि अल्कली मेटल। ठीक है, और ये जो हमारा सेकंड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब रही बात है कि इसको इस ब्लॉक का तत्व ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, जब आपको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसका जो भी, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ठीक है, इसमें जो भी है, इसका जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे लिथियम का 1s2 2s1, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। सोडियम का 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, देख रहे 1 में आया। ठीक है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में ही होगा। इसी प्रकार बेरिलियम का लिखेंगे, मैग्नीशियम का लिखेंगे, तो इसमें 1 जो कि S1 है, इसमें S2 आएगा। ठीक है, तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, NS सबसेल है, इसमें नंबर ऑफ सबसेल, ठीक है, जैसे 1 2 3 इसे होता है, तो NS1 से लेके 2 तक, मतलब जब ये वाला रहेगा ग्रुप ए का तो 1 आएगा, जब ग्रुप 2 का रहेगा ये वाला तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग इसको ए सबसेल क्यों बोलते हैं। ठीक है, चूंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं कि इस ब्लॉक के तत्व ये हुए हैं जिनके परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन उसके एस सब सेल में प्रवेश करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि इस ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन उसके एस सब सेल में प्रवेश करते हैं, मतलब इस सब सेल में रहेगा तो उसको हम लोग इस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, और इसके जो ऑक्साइड होते हैं उनमें क्षारीय गुण पाई जाती है, जिसके कारण से क्षारीय मृदा धातु, मिट्टी का मृदा और धातु, धातु ये है, और क्षारीय जो है कि ये ऑक्साइड इसका क्षारीय गुण का होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्षार धातु अल्कली मेटल का भी सेम सिचुएशन। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एस ब्लॉक के जनरल जो है कि बातें, इसमें क्या क्या है।
ठीक है, और किसे क्यों बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर चाहिए तो नाम लिख दूंगा। जो प्रेजेंट में हमको पढ़ना है वो है कि सिर्फ क्षार धातु पढ़ना है, मतलब वर्ग एक के। ठीक है, तो वर्ग एक में क्या है हमारा, लिथियम। ठीक है, लिथियम। ठीक है, और सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, फिर आता है फ्रांसियम। ठीक है, इसका होता है के संकेत, इसका रुबिडियम का आरबी, फिर सीजियम का सीएस, और फ्रांसियम का एफआर। ठीक है, ये इसका जो है कि नाम इधर इसको परमाणु संख्या। ठीक है, तो ऐसे हो गया ये इस ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या क्या है। जनरल बातें तो हमने जान ली। ठीक है, अब देखिए इसके क्षार धातुओं के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या बोला, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन, सबसे ही इजी। तो देखिए क्या बोला है कि क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। ठीक है, जहां N इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारा लिथियम का है 1s2 2s1, सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सोडियम के बाद पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s 6 4 10 2 2 4 6 4 10 दोबारा 3s2 3p6 4s1। ठीक है, 6 2 8 1 9। ठीक है, तो देखिए इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे S1 में 3s1 में 4s1 में, तो वही बोल रहा है NS1। S1 N क्या है 2 3 4 है। ठीक है, तो क्षार धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विलास होता है वह NS1 होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। ठीक है, ये क्या होता है, तो देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, मतलब लिथियम सबसे ऊपर लिथियम होता है, नीचे सीजियम होता है, तो लिथियम से सीजियम आने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। बढ़ती क्यों है, क्या है त्रिज्या, होता क्या है, देखिए ये परमाणु का सेंटर से जो आउटर मोस्ट ये जो सेल है इसके बीच की जो दूरी होती है त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो नीचे सबसे ऊपर कौन सा है, लिथियम है। ठीक है, लिथियम का 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। सोडियम देख लीजिए 2 हो गया, दो 4 6 और 8। ठीक है, इसी प्रकार पोटेशियम का ले लीजिए, तो 2 हो गया, 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, 1 ठो ये हो गया। ठीक है, 2 और 8 10 और 1 ठो ये हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी ऊपर से नीचे लिथियम देख रहे हैं, ये इसका रेडियस देखा जाए तो यहाँ तक है, मतलब दूसर का सेल का है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 4 सेल है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, नाभिक से इसकी दूरी, मतलब कि जो बाहरी
हमारी दूरी है वो बढ़ते जाती है। तो जितना लंबा होगा परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या उतना ही बढ़ेगा। तो वही बोला है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, आयनन एंथैल्पी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या बोला है कि क्षार धातुओं की आयतन एंथैल्पी न्यूनतम होती है। ठीक है, जो हमारा क्षार धातु है उनकी आयनन एंथैल्पी न्यूनतम होती है तथा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी होता क्या है? तो यह एक प्रकार का आयनन एंथैल्पी आयनन एनर्जी। ठीक है, मतलब कि किसी भी गैसीय अवस्था में, जो है कि कोई भी गैसीय अवस्था में रहे और उसको अंतिम जो हमारा सेल होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी हम देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या बोला है कि क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी न्यूनतम होती है तथा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी घटती जाती है। ठीक है, तो क्षार धातुएं और की आयनन एंथैल्पी जो होती है वो होती है न्यूनतम, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे इसका आयनन एंथैल्पी घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता है, ठीक है, तो जो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो जो सेंट्रल में जो एटम रहेगा, जो परमाणु रहेगा, वो बाहरी से थोड़ा कम आकर्षण बल से ये खींच के रखेगा, थोड़ा कम फोर्स से, क्योंकि ये नजदीक है तो बहुत तेजी से खींच सकता है। यहाँ भी इसके कंपेरिजन में ये तेजी से खींच सकता है, लेकिन ये तो ढीला हो गया ना। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर जो है कि आयनन एंथैल्पी इसीलिए घटती है। ठीक है, क्योंकि यह जो है कि बहुत ये दूर है तो इस पे जो कम फोर्स काम करेगा, जिसके कारण इसके आयनन एंथैल्पी घटती जाती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार है नीचे एक जलयोजन एंथैल्पी यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी सेम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्षार धातुओं के आयनों की जलयोजन एंथैल्पी मतलब लिथियम से सीजियम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ जाने पर घटती है। ठीक है, अब इसका है पचवा कि द्रव्यनांक और क्वथनांक। ठीक है, इसका द्रव्यनांक देख लीजिए। तो हम इसमें द्रव्यनांक जो होता है आपको बता देंगे। एक पहले टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारा रहेगा सोडियम, सोडियम का पहले लिथियम आता है, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। ठीक है, अब इसके हम लोग लिख रहे हैं द्रव्यनांक क्वथनांक। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि इसका जो द्रव्यनांक है लिथियम का होता है द्रव्यनांक 455। ठीक है, इसका होता है 371 सोडियम का, और इसका होता है 336 पोटेशियम का, रुबिडियम का 312 और सीजियम का 302। ठीक है, तो ये इसका द्रव्यनांक क्वथनांक। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब लिथियम से जब हम सीजियम की तरफ बढ़ते हैं, तो जो हमारा द्रव्यनांक और क्वथनांक है डायरेक्ट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा इसका द्रव्यनांक है। ठीक है, इसका द्रव्यनांक है। अब बात करें क्वथनांक की, तो ये इसका होता है 1590, इसका होता है 1154, इसका होता है 1030, इसका 961, फिर 944। ठीक है, तो ये भी डिक्रीज करता है, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी जो द्रव्यनांक क्वथनांक होगी वो भी घटेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग घनत्व पे। ठीक है, डेंसिटी। तो इसके लिए भी हम चार्ट बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग घनत्व शो करेंगे या फिर जो कर रहे हैं अभी, ठीक है,
तो देखिए सोडियम का घनत्व कितना होता है 0.53, जो है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका घनत्व है। ठीक है, और उसके बाद 0.97, 0.86 होता है, फिर 1.53, फिर 1.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका घनत्व मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो जो घनत्व होता है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए सभी क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ठीक है, +1 क्यों होती है? क्योंकि इसको जो आउटर में जो लास्ट शेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक ही होता है जो कि अनपेयर्ड होता है, तो आसानी से किसी को भी दे सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था है यही कि ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है सभी क्षार धातुओं की। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन बदलता है यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो क्या बोला है कि वर्ग 1 में ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बद्धता कम होती जाती है। ठीक है, जब वर्ग में हम लोग ऊपर से आते हैं तो जैसे जैसे नीचे आते हैं, जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बद्धता जो है कि कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण। ठीक है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला है कि वायु के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि क्षार धातुएं हवा में जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो क्षार धातु होते हैं वो हवा में जलेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, ये ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। NA2O। ठीक है, इसी प्रकार 4K+O2 ये हवा के साथ संयोग किया तो ये ऑक्साइड बनाएगा 2K2O। ठीक है, और ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि क्षार धातुओं को हवा में छोड़ देने पर उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जब क्षार धातु को हम हवा में छोड़ देंगे तो उसका ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा भी होगा कि किरोसिन को हम लोग क्यों तेल में डुबा कर रखते हैं, तो ये किरोसिन को नहीं, सोडियम को किरोसिन के तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं, तो इसका रीजन ये होता है कि इसका जब हम इसको खुले में छोड़ देते हैं ना तो ये हवा से अभिक्रिया करेगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग रखते हैं किरोसिन में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जल के साथ अभिक्रिया यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया। तो ये जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाता है और H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, जब ये जल से अभिक्रिया करेगा तो क्षार बनाएगा और H2 गैस मुक्त करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2Na+2H2O मिलकर बनाएगा 2NaOH+H2। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्षार धातु से अभिक्रिया करके ये जल से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पूरा H2 होना चाहिए। ठीक है, जल से अभिक्रिया करके क्षार धातु बनाएगा और H2 गैस मुक्त करेगा। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखिए क्या बोला है कि सोडियम और पोटेशियम उच्च ताप पर यानी कि 675 केल्विन पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोस्तों, जो हमारा पहला जो ग्रुप है जिसमें सोडियम है पोटेशियम है, इन सब में पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसी से भी रिएक्ट कर देता है, जबकि उस ग्रुप में और किसी एलिमेंट में टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि सोडियम और पोटेशियम उच्च ताप यानी कि 675 केल्विन पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके आयनिक हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हैलोजन से अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि रिएक्शन विथ हैलोजन। तो जो जब
ये हैलोजन से अभिक्रिया कर हैलाइड लवण बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए कि हैलाइड आयन बनता कैसे है। एग्जांपल देख लीजिए, Na+1/2 वही बोल रहा है जो मैं लिखा हूं कि ये हैलोजन से अभिक्रिया कर हैलाइड लवण बनाते हैं। अब हैलोजन से अभिक्रिया किया तो हैलाइड आयन बना लिया। ठीक है, अब हमारा हो गया ये रासायनिक गुण समाप्त। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूज। तो देखिए क्या बोल रहा है कि लिथियम लेड यानी LiPb मिश्र धातु में मोटर इंजन के बेयरिंग बनाने में होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पोटेशियम का उपयोग जैविक क्रिया में होता है। ठीक है, तीसरा है KOH का उपयोग साबुन को मुलायम बनाने में किया जाता है, ये भी ठीक है। और लास्ट है कि लिथियम का उपयोग मोबाइल बैटरी में होता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या पढ़ा दिया, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट में उसका पूरा नाम, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसको क्षारीय मृदा धातु भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, इसके द्रवणांक, क्वथनांक, और इसके जो रासायनिक गुण यानी जल के साथ अभिक्रिया, हवा के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया, ये सब तो मैं आपको बता दिया। उसके बाद आपको यूज भी बता दिया। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहें। ठीक है दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।